चलिए आज हम कक्षा 10वीं का विज्ञान सब्जेक्ट अध्याय 1 जीवों का विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो जीवों का विकास कैसे हुआ, मतलब प्राचीन समय से लेकर अब तक जीवों का जो विकास हुआ है उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे इस पाठ में। ठीक है, तो चाहें तो आप बुक को सामने में रख सकते हैं। मैं यहाँ से पढ़ता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, आप सामने में बुक रख कर समझेंगे। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। जाहिर सी बात है, कई प्रकार के जीव हैं, हजारों लाखों में है उनकी प्रजाति। इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, हम सभी को कुछ न कुछ जीव के बारे में पता है, लेकिन सभी के जीव के बारे में हमको मालूम नहीं है। कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है और कुछ को हमने देखा है। ठीक है, कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, कुछ तो विलुप्त ही हो गए हैं। उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। अवशेष या जीवाश्म कहने का मतलब ये है कि कुछ जीव जो होते हैं वो प्राचीन समय से किसी आपदा या किसी घटना से क्या हो गया, वो किसी चट्टान या मृदा में वो दब गया, तो उनके जो अवशेष होते हैं, वो उनके जो चिन्ह होते हैं, वो अभी जो वैज्ञानिकों के द्वारा संशोधन किया जाता है तो उसको देखा जाता है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, जीवाश्म। ठीक है, तो इन्हीं में से एक है डायनासोर। तो आज हम जो इस अध्याय में पढ़ेंगे वो डायनासोर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायनासोर भी क्या है, एक उनका जो अवशेष हमको मिला है, मतलब प्राचीन समय में हम कह सकते हैं कि डायनासोर था। तो आइए आगे चलते हैं। इन्हीं में से एक है डायनासोर। डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा, आप सभी ने सुना भी होगा और टीवी में कई पिक्चरों में भी इसको देखा होगा। पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं। हमारे देश में भी इनके अवशेष मिल चुके हैं, जैसा कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में। देखो, जबलपुर ये हमारा जो है मध्य प्रदेश में आता है, एमपी में। जबलपुर के पास जो लमेटा है, वहाँ पे लमेटा घाट, वहीं पे हमको इसके अवशेष मिले हैं। किसके? डायनासोर के। नर्मदा घाटी में भी कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। नर्मदा घाटी में भी क्या है, उनके प्राकृतिक आवास, उनको उनके जो अवशेष हैं वो हमें मिले हैं। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे। हमें पृथ्वी पर इनके अलग अलग अवशेष मिलने का मतलब ये है कि कुछ जानवर ऐसे थे, कुछ डायनासोर ऐसे थे जिनके 2 पैर थे, कुछ जानवर ऐसे थे जो उड़ सकते थे, है ना। तो अलग अलग जगह में उनके जो अवशेष हैं वो अलग अलग प्रकार के मिल रहे हैं, जिससे हमको ये मालूम चल रहा है कि ये जो है विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के थे डायनासोर। और पृथ्वी पर लगभग इनकी जो प्रजातियां हैं वो, अच्छा, तथा और पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर लगभग कितना वर्ष तक रहा, पृथ्वी पर लगभग, एक सेकेंड, पृथ्वी पर लगभग 200 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था, है ना। आज से लगभग कितना साल पहले, 200 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था, मतलब डायनासोर का। ठीक है, आइए आगे चलते फिर। एक छोटा से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर वाला, है ना। तो सबसे छोटा जो जानवर था डायनासोर का वो लगभग 50 सेंटीमीटर का था, है ना। और जो बड़ा से बड़ा जानवर था वो लगभग था 40 मीटर का था। वो कितना था? लगभग 40 मीटर का। इनमें कुछ मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी, है ना। उनमें तो कुछ जो है छोटे जानवरों को खाते थे मांसाहारी, और कुछ जो होते थे वो सूखी जो घास फूस जो भी खाते थे, पत्ते वत्ते, तो वो शाकाहारी हो गए। कोई 2 पैरों में चलता था तो कोई 4 पैरों से, और कोई उड़ने वाला था। चित्र में आप देख सकते हैं, डायग्राम में कुछ डायनासोर उड़ रहे हैं, किन्हीं डायनासोर के 2 पैर हैं, किन्हीं डायनासोर के 4 पैर हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक, तो डायनासोर के समय में और उनसे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें कुछ प्रकार के जो है शैवाल, फर्न, मांस, साइकस, गिंको, ये सभी थे। शैवाल तो आप जानते हो, है ना। शैवाल, उसको हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? काई। ठीक है, वो सभी मांस, साइकस, गिंको आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। ठीक है, वो उस समय भी पाए जाते थे जब डायनासोर थे उस टाइम में, और अभी भी पाए जाते हैं ये सभी पौधे। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब भी थे। जो चूहा भी दिखाई देता है ना हमारे गांव में, हमारे घरों में, वो जो है चूहा, वो उस जमाने में भी थे। कब? डायनासोर के ज़माने में। और वो चूहा आज भी है ना। लेकिन डायनासोर क्या हो गया? विलुप्त हो गया, क्योंकि वो डायनासोर जो है प्रकृति के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाया। चूहा तो छोटा सा जानवर है,
वो शायद अपने आप को अनुकूलित कर लिया वातावरण के अनुसार। और तिलचट्टा कॉकरोच भी थे। तो स्तनधारी प्राणी में कौन थे? चूहा था, और तिलचट्टा जिसको कॉकरोच भी बोलते वो भी थे। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जाएगा। जो अभी पक्षी है वो डायनासोर का क्या है, छोटा रूप मान सकते हैं उसको, है ना। और इस प्रकार ये सूची बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब जब हम डायनासोर से अभी अभी तक के जानवर के बारे में अगर देखें, सूची बनाएं, तो ये बहुत बड़ी बनेगी। डायनासोर के खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। कहने का मतलब ये है कि जब डायनासोर के ज़माना था तो उस टाइम ये हाथी जैसे स्तनधारी जीव उस टाइम नहीं थे, डायनासोर के टाइम, ठीक है। तो वो जब डायनासोर विलुप्त हो गया, उनका जब विलुप्तीकरण की कगार आई, तब धीरे धीरे कुछ टाइम बाद हाथी जैसे स्तनधारी जीव मतलब आए प्रकृति में। तो फिलहाल के लिए अभी सबसे बड़ा स्तनधारी जीव स्थली, जिसको अगर बोला जाए स्थली, तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? हाथी, स्थली में। और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। अभी अभी के युग में हमारे अभी जो चलता है वर्तमान में, उसमें कुछ जीव ऐसे हैं जो डायनासोर के युग में भी क्या थे, उस समय भी प्रेजेंट थे, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। अब डायनासोर नहीं पाया जाता, क्यों नहीं पाया जाता, क्या कारण था, वो सब अभी पढ़ेंगे। वो क्या हो गया, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाया, है ना भाई। डायनासोर क्या था, बहुत विशाल का जीव था, तो जाहिर सी बात है उनको खाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन की आवश्यकता पड़ी होगी, और जिसके कारण क्या है, उनको पर्याप्त मात्रा में वो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाया, जिसके कारण वो धीरे 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 विलुप्त हो गया, और उनका अवशेष अभी हमको मिलता है। तो उस अवशेष के आधार पर ही हम बोल सकते हैं कि डायनासोर आज से 600 लाख वर्ष पूर्व था। ठीक, अब आगे चलते हैं। आज के समय में कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी, ठीक है। तो मनुष्य और हाथी जो डायनासोर के युग में नहीं थे। मनुष्य तो उस टाइम नहीं था, मनुष्य अगर रहता तो उस टाइम डायनासोर खा जाता भाई, है ना, क्योंकि कुछ मांसाहारी थे और कुछ शाकाहारी। तो मांसाहारी भी जीव तो जो डायनासोर थे वो भी विशालकाय थे, तो जाहिर सी बात है कहाँ बचेगा छोटा मोटा जीव। आगे चलते हैं। अच्छा, ये कुछ क्या आप जानते हैं, इस पेड़ के बारे में जान लेते हैं। गिंको नामक यह पेड़ डायनासोर के युग का है। जो ये पेड़ है आपको डायग्राम में दिखाई देगा, वह पेड़ जो है डायनासोर के युग का है। और हिरोशिमा में एटम बम, जब हिरोशिमा में एटम बम गिरा था, आप सभी जानते हैं, तब सब कुछ विध्वंस हो चुका था। सब कुछ विध्वंस होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव यही था। पेड़ को तो सजीव मानते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन क्या करता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, श्वसन करता है, आकार में वृद्धि करता है, तो उसको हम सजीव की श्रेणी में गिनते हैं। तो ये जो पहला सजीव था जो डायनासोर के काल में था, और अभी तक ये जब एटम बम गिरा हिरोशिमा पे, तो विध्वंस होने के बाद भी ये पहला जीव है जो पनपा। तो इसको हम डायनासोर के काल में ये प्रेजेंट था, तो उसको अभी अभी भी ये जीव यहाँ पे पृथ्वी पे पाए जाते हैं। जीव कहने का मतलब, सॉरी, यहाँ पे जीव नहीं, सजीव बोले तो पौधा, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, जरा सोचिए ऐसा कैसे हुआ होगा, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे, या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। ये आपको सोचना है कि वो जो डायनासोर थे वो विलुप्त कैसे हुआ, फिर उनके बाद जो और अभी जो जीव है जैसे हाथी है, मनुष्य है ना, ये सब कैसे आए प्रकृति पे, ये आपको सोचना है, थोड़ा चिंतन मनन करना है भाई। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है जीवों के विकास में जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। मतलब जब जीव का विकास हुआ तो उनका जो आवास था जहाँ पे वह रहते हैं, उसका उस जीव पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछली कक्षा में प्राकृतिक वास अध्याय से यह जाना था कि किसी भी जीव के आवास में उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। ये तीन चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उस जीव को, वहाँ पर्टिकुलर उसको अनुकूलित रहने के लिए। भाई भोजन भोजन प्रजनन और सुरक्षा, ये तीनों चीज़ चाहिए, उसकी बुनियादी ज़रूरत थी। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उनकी संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। आवास में पर्याप्त संसाधन, भाई जब उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा, रहने को घर मिलेगा, तो क्या होगा, वो अनुकूलित होगा, मतलब वो उस जगह पे सूटेबल हो जाएगा, तो जिससे उनकी वृद्धि बढ़ेगी, है ना। जहाँ पे वो
सही ढंग से उसको खाना मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है, तो वहाँ पे जनसंख्या जाहिर सी बात है बढ़ेगी, सुविधा रहेगी। तो हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जानते हैं, है ना, देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रजाति है जिनकी संख्या लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो कुछ की तेज़ी से घटती है, कुछ ऐसे भी है जो तेज़ी से घटते हैं, है ना। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है, अभी देखो क्या है, बाघ जो है उनको संरक्षण दिया जा रहा है ना, अगर संरक्षण नहीं दिया जाता तो शायद अभी तक बाघ भी विलुप्त हो जाता, तो उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। ऐसे ही बाज है, बाज आजकल दिखाई नहीं देता, कुछ हैं बस सोन चिड़ैया है ना, कुछ बच्चे तो सोन चिड़ैया नहीं देखे भी होंगे, तथा कई अन्य जीवों के साथ भी ऐसा ही है जो विलुप्तीकरण के कगार पे आ गए हैं। हमारे जानती में अभी ऐसा है, बहुत सारे जीव जो अभी दिखाई नहीं देता। ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लगी है। भाई खाना क्या है, पर्याप्त, वो जो उत्पादन होगा भोजन वो तो उतना ही होगा, लेकिन जो जीवों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, तो कहाँ खाना की पूर्ति कैसे होगा। मान लो खाना अगर पहले 4 व्यक्ति के लिए खाना 4 ही था, एक अनुमान, खाना अगर 4 व्यक्ति के लिए 4 ही था, कल के डेट में वो 4 का दुगना हो गया, 8 व्यक्ति हो गया, तो खाना तो उतना ही होगा ना जितनी ज़मीन पे हमारी उत्पादन बढ़ रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? आप बताइए, मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर क्या कोई असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है भाई। बाघ क्या है, जंगल में रहते हैं, है ना, और लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है जिससे जंगल की कटाई होती जा रही है ना, तो उससे क्या है, बाघ को वहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। यही ना, अनकंफर्टेबल करने का मतलब ये है कि वो वहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण बाघ जो है जंगलों की तरफ, जंगल से शहर की तरफ आ रहे हैं। उनको पर्याप्त मात्रा में बोला जाए तो वो जो भाई उसको पर्याप्त मात्रा में जो भोजन मिलना चाहिए था जिन जिन जंतुओं से, वो नहीं मिल पाता, तो वो शहर की तरफ प्लान करता है फिर अपने भोजन की तलाश में। यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? जो खाद्य श्रृंखला है, जो एक क्या है, एक श्रृंखला चलती है ना, तो उसमें क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। आगे चलो। इस प्रकार जीवों का आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। इस प्रकार से जो जीवों का आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति, है ना, और विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। आवास मतलब जहाँ पे रहता है, संसाधन मतलब उस खाने पीने की जो भी चीज़ें। क्या किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि जितनी तेजी से होती है उसके लिए खाद्य संसाधन मतलब जैविक या अजैविक दोनों घटक भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे? क्या आप देखो, सोचो, कोई जीव की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि उनकी जो खाने की जो चीज़ें हैं, जो संसाधन है, खाद्य सामग्री, क्या वो भी बढ़ेगी? यह जानने के लिए हम निम्न ग्राफ का उपयोग करेंगे। अब इसको आप ग्राफ के माध्यम से समझोगे कि यदि एक तरफ जनसंख्या वृद्धि हो और दूसरी तरफ खाद्य की आपूर्ति कितनी होती है, उसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यह जो ग्राफ है उसको 1780 के दशक में किए गए किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि व उनके लिए खाद्य संसाधनों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है। इसको 1780 में इस ग्राफ को क्या है, बनाया गया था डायग्रामेटिक। तो एक तरफ देखो, इस तरफ जो है आपको खाद्य आपूर्ति दिखाई देगा और दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखें, नीचे में आपको समय दिखाई देगा, दोनों तरफ समय है, ठीक है, समय तो वही रहेगा। अब इधर देखो, खाद्य संसाधन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, खाद्य संसाधन की मात्रा ये इधर बढ़ती जा रही है। इधर देखो जनसंख्या की वृद्धि ऊपर वाई के, इसको वाई स्केल दिया गया है तो वाई ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो आप दोनों ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो क्या दोनों ग्राफ बराबर रूप से बढ़ रही है या घट रही है? देखो, घट तो नहीं रही है, बढ़ रही है, ठीक है, चाहे वो जनसंख्या वृद्धि हो या फिर खाद्य संसाधन की मात्रा हो, ठीक है। तो खाद्य संसाधन की जो मात्रा है वो एक निश्चित मात्रा पे ही बढ़ रही है, लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोनों ग्राफ में अगर देखें तो किसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ी है? अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ये हमारी जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर ज़्यादा चढ़ रही है, तो ये जनसंख्या वृद्धि जो ग्राफ है वही ज़्यादा बढ़ रही है। तो आइए इसको और बिंदुवार पढ़ते हैं। ग्राफ देखकर बताएं कि क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है? क्या दोनों की दर एक समान है? क्या बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं।
आगे पॉइंट, इनमें से किसके बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है? दोनों में से कौन से बढ़ने की ज़्यादा तेज है दर? जाहिर सी बात है जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, यही तो ज़्यादा बढ़ रही है। आगे देखो, अब जीवों का विकास कैसे हुआ? तो चलिए इसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है।